डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ज़िंदगी के आखिरी 24 घंटों की कहानी। बाबा साहेब का सफ़र बहुत मुश्किलों से भरा रहा। इस सफ़र के दौरान उन्हें कई बीमारियां हुई। वो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस जैसी लाइलाज बीमारियों से पीड़ित थे। डायबिटीज़ के चलते उनके शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। गठिया की बीमारी के चलते वो रातों रात बिस्तर पर दर्द से पड़े रहते। 6 दिसंबर 1956 को सुबह के वक्त में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आखिरी सांस ली, लेकिन उससे पहले उन्हें एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत करना था। नवंबर के आखिरी 3 हफ्तों के दौरान बाबा साहेब दिल्ली से बाहर थे। 12 नवंबर को वो पटना होते हुए काठमांडू गए। 14 नवंबर को काठमांडू में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन नेपाल के राजा महेंद्र ने किया। बाबा साहेब की पत्नी सविता अम्बेडकर अपनी जीवनी डॉक्टर अम्बेडकरांच्या सहवास में लिखती है, भारत लौटते वक्त बाबा साहेब के बौद्ध धर्म के तीर्थलों का दौरा किया। वो नेपाल में महात्मा बुद्ध के जन्मस्थल लुम्बिनी गए। उनके पटना में अशोक के मशहूर लाट को भी देखा और बौद्ध गया का दौरा किया। इस लंबे और थकान दौरे के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 30 नवंबर को दिल्ली लौटे और वो सफ़र की थकान से निढाल हो चुके थे। दिल्ली में संसद का शीत सत्र भी चालू हो चुका था, लेकिन खराब सेहत के चलते बाबा साहेब ने वहाँ शिरकत नहीं की। 4 दिसंबर को बाबा साहेब ने राज्यसभा की कार्रवाई में शामिल होने की जिद की। बाबा साहेब के साथ डॉक्टर मालवनकर भी थे। उन्होंने बाबा साहेब की सेहत की जांच की और संसद की कार्रवाई में शामिल होने की इजाज़त दी। तो बाबा साहेब ने संसद में कार्रवाई में पार्टिसिपेशन किया और राज्यसभा की कार्रवाई में हिस्से लिया और दोपहर के बाद लौट आए। लंच करने के बाद वह सो गए। अलीपुर रोड के बंगले में लॉन में बैठ के बाबा साहेब और माई साहब कुछ बातें कर रहे थे। उसी वक्त नानक चंद रत्तू आ गए। 16 दिसंबर 1956 को मुंबई में भी कुछ धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम होने वाला था। कई नेताओं ने उन्हें कहा कि बाबा साहेब जैसे नागपुर में किया गया उसी तरीके से बड़ा एक इवेंट हम लोग मुंबई में भी करेंगे। तब बाबा साहेब ने अपने डॉक्टर से पूछा और डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आप प्लेन से जाइए। बाबा साहेब ने रत्तू से 14 दिसंबर की मुंबई जाने की टिकट के बारे में पूछा ताकि वह मुंबई में होने वाले धर्म परिवर्तन के समारोह में शामिल हो सके। उसके बाद बाबा साहेब काफ़ी देर तक नागचंद रत्तू को बोल के कुछ लिखवाते रहे। बाद में रात के करीब 11:30 बजे बाबा सोने चले गए। क्योंकि रात काफ़ी देर हो चुकी थी तो रत्तू भी उसी बंगले में रुक गए। निधन से एक दिन पहले 5 सितंबर को बाबा साहेब सुबह 8:30 बजे सो के उठे। माई साहब ने चाय का ट्रे लेकर आया और उनके कमरे में गए। दोनों ने साथ में चाय पी। माई साहब ने सुबह के रोज़मर्रा के काम निपटाए। उसके बाद वह उन्हें नाश्ता उनके टेबल पे लेके गए। उसके बाद तीनों लोग यानी कि बाबा साहेब, माई साहब और डॉक्टर मालवनकर ने साथ में नाश्ता किया। बंगले के बरामदे में बैठ के बाबा साहेब ने अखबार पढ़ा। उसके बाद माई साहब ने उन्हें दवाई और इंजेक्शन दी और फिर वह अपने रसोई में अपने काम करने चले गई। 5 दिसंबर 1956 को करीब 12:30 बजे के आसपास बाबा साहेब को लंच दिया गया। उसके बाद बाबा साहेब लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लिखने लगे और उस वक्त वह अपनी किताब बुद्धा एंड हिज धम्मा की प्रस्तावना लिख रहे थे। माई साहब के अनुसार बाबा साहब को दोपहर का खाना खिलाया गया। खाना खाने के बाद बाबा साहब सोने चले गए। दिल्ली में माई साहब अपने घर की खरीदारी खुद करती थी। बाबा साहब के सोने जाने के बाद वह खाना पीने का सामान और किताबें लाने बाजार चली गई। माई साहब खरीदी करने उसी समय जाती जब बाबा साहेब संसद चले जाते या फिर सोए रहते। डॉक्टर मालवन भी 5 दिसंबर को रात को ही विमान से मुंबई जा रहे थे। वो भी मुंबई जाने से पहले कुछ सामान खरीदना चाहते थे तो डॉक्टर मालवनकर भी माई साहब के साथ खरीदारी करने के लिए बाजार चले गए। क्योंकि बाबा साहेब सो रहे थे, माई साहब उन्हें बिना बताए ही चली गई ताकि उनकी नींद में दखल ना पड़े। माई साहब और डॉक्टर मालवनकर दोपहर को करीब 2:30 बजे बाजार गए तो दोनों शाम को 5:30 बजे के आसपास घर लौटे। उस वक्त बाबा साहेब बेहद गुस्से में थे। माई साहब अपनी किताब में लिखती है कि बाबा साहेब का गुस्सा होना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर उनकी कोई किताब उनकी जगह पर ना हो या कोई कलम उनकी जगह पर ना हो तो बाबा साहेब भड़क उठते थे। अगर उनकी इच्छा के बगैर कोई छोटा सा काम भी हुए या उम्मीद के मुताबिक ना हो तो उनका पारा 7वें आसमान पे पहुंच जाता था। माई साहब लिखती है कि बाबा साहेब का गुस्सा तूफान की तरह था, लेकिन बस वक्ती तौर पर नाराज़ होते थे। जो किताब, नोटबुक या कागज़ वह ढूंढ रहे हैं, अगर उन्हें वह मिल जाए तो वह तुरंत शांत हो जाते। बाज़ार से लौटने के बाद माई साहब सीधे बाबा साहेब के कमरे में गई। बाबा साहब ने कहा, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। उनका गुस्सा शांत करने के लिए माई साहब ने बाबा साहब को कॉफ़ी बना के दी। 5 दिसंबर की रात 8 बजे जैन पुजारियों का एक प्रतिमंडल बाबा साहब से मिलने के लिए आया। बंगले के लिविंग रूम में बाबा साहेब और उनके प्रतिमंडल के सदस्यों के बीच
बौद्ध और जैन धर्म को लेकर बातचीत हुई। उस जैन मंडल ने बाबा साहब से निवेदन किया कि 6 दिसंबर को होने वाले जैन सम्मेलन में बाबा साहेब उनके साथ शिरकत करें। प्रतिमंडल ने अपील की कि बाबा साहेब उनके पास आए और जैन धर्म गुरुओं भिक्षुओं के साथ बैठ के वह बहस करे ताकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच में बातें हो सके। बाबा साहेब जैन अनुयायियों के साथ बातों में मशगूल थे। तब डॉक्टर मालवणकर मुंबई की ओर रवाना हो गए। उसके बाद बाबा साहेब मन ही मन बुद्धम शरणम गच्छामि का पाठ करने लगे। माई साहब लिखती है कि बाबा साहब जब अच्छे मूड में होते तो वह बुद्ध वंदना या कबीर के दोहे पढ़ते। कुछ देर बाद माई साहब ड्राइंग रूम में झांकती है तो बाबा साहब रत्तू को रेडियोग्राम पर बुद्ध वंदना का रिकॉर्ड बजाने के लिए कहते हैं। उसके बाद रात के खाने के वक्त बाबा साहब ने थोड़ा सा ही खाया और उनके खाने के बाद माई साहब ने खाना खाया। उसके बाद उन्होंने कबीर का दोहा चलो कबीर तेरा भवसागर डेरा बड़े सुर में गाया। बाद में छड़ी का सहारा लेते हुए वह बेडरूम की तरफ चल दिए। उनके हाथ में कुछ किताबें भी थी। बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए बाबा साहब ने अपनी किताब बुद्धा एंड हिज धम्मा की प्रस्तावना की एक कॉपी और एक S.M. जोशी और आचार्य अत्रे के नाम लिखी हुई चिट्ठी भी सौंपी और नानक चंद से कहा कि वो यह सब उनकी मेज़ पे रख दे। अपना काम खत्म करने के बाद नानक चंद रत्तू भी अपने घर चल दिए। माई साहब अपना काम निपटाने रसोई की ओर चल दी। माई साहब अपनी आत्मकथा में लिखती है कि बाबा साहब को देर रात तक लिखने पढ़ने की आदत थी। अगर वह रम जाते तो सारी रात पढ़ते लिखते। लेकिन माई साहब अपनी जीविका में लिखती है कि 5 दिसंबर की रात नानक चंद रत्तू के घर रवाना होने के बाद बाबा साहब ने बुद्धा एंड हिज धम्मा की प्रस्तावना में फिर से बदलाव किया। उसके बाद उन्होंने S.M. जोशी और आचार्य प्रहलाद केवल अत्रे के अलावा ब्राह्मीण संकारों के नाम लिखी चिट्ठियों पर फिर से एक नज़र डाली। उसके बाद वह रोज़मर्रा के उलट 11:30 बजे ही सोने चले गए। उस रात के बाद बहुत जज्बाती होते हुए माई साहब लिखती है कि 5 दिसंबर की रात बाबा साहब की ज़िंदगी की आखिरी रात साबित हुई। 6 दिसंबर की सुबह जिसका शुरुआत सूर्यास्त से हुआ। 6 दिसंबर 1956 की सुबह माई साहब रोज़ की तरह सुबह उठी। चाय बनाने के बाद वो ट्रे लेकर बाबा साहेब को जगाने के लिए कमरे की ओर गई। उस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे थे। माई साहब लिखती है, मैं जैसे ही कमरे में दाखिल होती हूँ मैंने देखा कि बाबा साहेब का एक पैर तकिए पर पड़ा था। मैंने बाबा साहब को 2 या 3 बार आवाज़ दी लेकिन उनके बदन में कोई हरकत नहीं हुई। मैंने सोचा कि वह गहरी नींद में सो रहे हैं तो मैंने उन्हें हिलाया और उन्हें जगाने की कोशिश की। सोते हुए ही बाबा साहेब के प्राण पखेरु उड़ गए। माई साहब को ज़बरदस्त धक्का लगा। वो रोने लगी। उस वक्त बंगले में केवल 2 लोग थे, माई साहब और उनके सहायक सुदामा। माई साहब ने रोते रोते सुदामा को आवाज़ दी। इसके बाद माई साहब ने डॉक्टर मालवणकर को फ़ोन किया और पूछा कि अब क्या किया जाए। डॉक्टर मालवणकर ने उन्हें बताया कि बाबा साहेब को कोरामाइन का इंजेक्शन दिया जाए। लेकिन तब तक बाबा साहब का देहांत हुए कई घंटे गुजर चुके थे। माई साहब ने सुदामा से कहा कि जाकर रत्तू को बुलाए। सुदामा कार लेकर गया और रत्तू को घर से बुला के लाया। उसके बाद लोगों ने बाबा साहब के बदन की मालिश करनी शुरू की। किसी ने मुंह से सांस देने की कोशिश की, कोई तरीका काम नहीं आया। बाबा साहेब ये दुनिया छोड़ के जा चुके थे। रत्तू ने बाबा साहेब के करीबियों को फ़ोन करके बताया कि बाबा साहेब अब इस दुनिया में नहीं है। फिर रत्तू ने सरकार के विभाग, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आकाशवाणी और बाकी सब जगह बताया कि बाबा साहेब अब हमारे बीच में नहीं है।